नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षिता साहू। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। बाजार में आप देखिए दोपहर बाद गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी हम उस दायरे से बाहर नहीं निकले हैं जो हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, लेकिन दबाव बना है सरकारी बैंकों पे। खासतौर पे जो शॉक कैनरा बैंक के नतीजे देखकर लगा उसका असर दिखाई दे रहा है पूरे सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा मेटल थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी के बाद मुनाफा वसूली है कह सकते हैं, और एफएमसीजी भी कमज़ोर दिखाई देता है। प्राइवेट बैंकों में लेकिन अच्छी खरीदारी है। एक्सिस बैंक आज अगुवाई करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जो नतीजा आया कोटक महिंद्रा बैंक का, उसने इतनी मदद नहीं की है। कोटक बैंक 4 अंकों में जाने के बाद नीचे भी आ गया है, लेकिन आज एक्सिस ने लीडरशिप ली है और ओवरऑल सेक्टर का मूड अच्छा किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत बेहतर है। देखिए, कल अमेरिका में तीनों ही इंडेक्स नए रिकॉर्ड पर बंद हुए थे। आज यूरोप भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इन संकेतों से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? आज कॉल राइटिंग हो रही है, यानी मंदी का ही संकेत है ऊपर के लेवल पर, लेकिन राइटिंग हो रही है 10,000 पे मोटे तौर पे, थोड़ी बहुत। हालांकि 9,900 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग होती हुई नजर आई है। ऐसा लग रहा है कि गिरावट के बाद थोड़ा मनोबल बढ़ा है मंदी के खिलाड़ियों का। हालांकि अगर आप देखिए तो 9,900 के ऊपर हम खुले थे, काफी वक्त तक टिके थे, दोपहर बाद नीचे आए हैं, लेकिन जब बाजार नीचे आया और उस लेवल पर नई राइटिंग शुरू हो गई हर्षिता। और सेंसेक्स निफ्टी की चार्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि जैसे आप प्रदीप मेंशन कर रहे थे 9900 के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। वो बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हो रहा है। 9,875 के लेवल्स हालांकि इस समय निफ्टी में देखे जा रहे हैं। दिन के लो से रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन मूड अभी भी थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट है। तेजी की इतनी अग्रेसिव पोजीशंस नहीं आ रही है। सेंसेक्स भी आप देखेंगे 58 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स पर आज दबाव जरूर देखने को मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है। 54 अंकों के उछाल के साथ यहां पर ट्रेड साफ दिखाई दिया है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के लिए 10,000 का स्तर कितना दूर है। मोतीलाल ओसवाल के योगेश मेहता से होगी चर्चा। नतीजों पर बात करने के लिए कंसाई नेरोलैक और NIIT टेक के मैनेजमेंट जुड़ेंगे। नतीजों से पहले विप्रो और रिलायंस में क्या रणनीति बनाएंगे जानेंगे, और आपको बताएंगे पोल भी। इसके अलावा रोज की तरह कुछ ही देर में आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 पर BTST या STBT। और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है ज्यादा एक्शन है ट्रेड में, लेकिन आज हम देख रहे हैं ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो कहां से प्रेशर आ रहा है? सरकारी बैंक फिसल रहे हैं। कैनरा बैंक बहुत खराब क्वार्टर रहा है। इनफैक्ट 5% टूटा है स्टॉक उसी पर। कॉर्पोरेशन, यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है लगभग 1 से 1.5% की गिरावट आज के सत्र में। इसके अलावा आप देखेंगे मेटल्स कमजोर है। कल जो भी चमक बनती दिखाई दे रही थी स्टील कंपनियों में, वो आज हवा हुई है। टाटा स्टील टूटा है सबसे ज्यादा, 14 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, 2.5% नीचे। JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, सेल और ऑफकोर्स वेदांता भी यहाँ पर कुछ कमजोर पड़ता हुआ आज की ट्रेड में। टेक्नोलॉजी में भी कमजोरी है। और कल का हीरो मैस्टेक, आज सबसे ज्यादा गिरावट इसी में आई है, 10% का नेगेटिव टिक। माइंडट्री नंबर्स पर बाजार ने यहाँ पर इसको थम्स डाउन दिया है, 4% टूटा है। मजेस्को, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में भी आज हम देख रहे हैं बिकवाली के ही सौदे लोगों ने लिए हैं। रिजल्ट्स ढेर सारे आए हैं। बजाज ऑटो सबसे पहले, जहां पर हमने देखा है मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया, तो स्टॉक एकदम सपाट ट्रेड दिखाता हुआ 28-24 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए तिमाही ठीक थी, इतनी खराब भी नहीं। स्टॉक हल्की गिरावट के घेरे में है। ABB के लिए एक बहुत ही स्टेला नंबर था। हमने देखा है इनकी ऑर्डर बुक इंप्रूव होती हुई। मार्जिन्स में हमने देखा है अपटिक के आसार बन रहे हैं आगे। 3% का उछाल देखने को मिला है। NIIT टेक दबाव में है। कंसाई नेरोलैक के नंबर्स भी फ्लैट ही रहे हैं, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला है। और इसके अलावा आप देखिए मिड कैप में कहाँ पर एक्शन देखने को मिला है, तो भारत नेट 2 के ट्रिगर पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज आज दूसरे दिन तेजी में। ऑफकोर्स कल नतीजों का इम्पैक्ट था, आज उस खबर का इम्पैक्ट है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में 9.5% का उछाल एक बार फिर। जस्ट डायल बायबैक की तैयारी में है, तो 7.5% का उछाल। अक्ष ऑप्टी फाइबर, स्टरलाइट जैसी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क वाली, और इरोस इंटरनेशनल में भी आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनी। और आइए निफ्टी के चार्ट पे नजर डालते हैं। आप इस चार्ट पे देखिए, ये आर्ली चार्ट है आपके सामने, और आप देख सकते हैं करीब 9,450 के आसपास जो हमने बॉटम बनाया था, उसके बाद एक तरफा मूव देखने को मिला और हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर हम पहुंच गए 9,900 पे। लेकिन 9,900 का लेवल छूने के बाद अगर आप देखें तो बाजार लगातार अटक रहा है। निफ्टी एक रेंज के अंदर चल रहा है, और ये बैंड जो हमने बनाया है ऊपर है 9,910, 9,920 के आसपास। ये बार बार अटक जाता है। देखिए 1, 2 और आज तीसरा दिन था
इसी बैंड पर जाकर हम अटके हैं और वापस से नीचे आ गए हैं। तो ये एक हर्डल ऊपर की ओर है, 9,930 के करीब के लेवल आज हमें सुबह नजर आ रहे थे और उसके पास से ये अटकते हुए नजर आया है। और दूसरी तरफ नीचे अगर आप देखें तो ये जो एक गैप बनाया उसको हमने पूरा भर दिया है और अब अटके हुए हैं नीचे की तरफ 9,830 के आसपास एक सपोर्ट भी है। तो इस रेंज में ये जो बाजार घूम रहा है, इस दौरान अगर आप देखें कि ऑसिलेटर्स का क्या हाल है, और ये RSI आपको दिखाएगा कि 9,900 के ऊपर हम पहली बार गए तो ऑसिलेटर यहाँ था RSI, दूसरी बार गए लेकिन यहाँ पर नया हाई नहीं बना, ये देखिए, तीसरी बार गए आज और भी नीचे के लेवल है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस मार्केट में मोमेंटम नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह जो साफ तौर पे नजर आती है, समझ में आती है, वो ये कि पुट कॉल रेशियो बहुत ऊपर है, अचानक से बहुत जोर से तेजी बन गई है, मार्केट ओवरबॉट हो चुका है और इस वजह से आप ऊपर के लेवल पर साफ तौर पे एक दबाव देख रहे हैं और ये एक डाइवर्जेंस फिलहाल निफ्टी में आता हुआ इसी वजह से नजर आ रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो इस वक्त बाजार में एक ब्रेकआउट की ताकत नहीं है, थोड़े कंसोलिडेशन की जरूरत है, ये संकेत हमको मिल रहे हैं निफ्टी से और यही संकेत हमको आज मिल रहे हैं मिड कैप इंडेक्स से भी, अगर आप उस पर नजर डालें। और यहाँ पे देखिए आजकल एक बहुत अच्छी बात है कि बाजार अपने पुराने लेवल्स पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है और इस वजह से हर रोज़ हमें नए चार्ट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लाइन हमने पिछले हफ्ते खींची थी और देखिए लगातार इसी पर जा करके अटका है, आज फिर से वही लेवल है। इसको थोड़ा क्लोज करें, अब देखिए पिछले अब करीब करीब 2 हफ्ते हो गए ऊपर की तरफ ये जो हमने लकीर खींची है यहीं पे जाके बाजार अटक जाता है, वहां से करेक्ट हो जाता है। अभी 2 दिन पहले हम यही रेजिस्टेंस ले चुके हैं, आज फिर हमने वही रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन खास बात देखिए कि काफी सॉलिड कैंडल आपको दिखाई देगी, ऊपर खुले और लगातार नीचे आए हैं कैंडल के निचले स्तरों पर, फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए आज आपको ये मिड कैप इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही चार्ट, निफ्टी भी और ये मिड कैप भी, हमें ये बता रहा है कि बाजार में इस वक्त ताकत नहीं है ब्रेकआउट दिखाने की, इसलिए ऊपर के लेवल पर हम जाते हैं, अटक जाते हैं। बार बार कोशिश हो रही है नई तेजी करने की, पर इतनी ताकत, इतना सपोर्ट, इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि ऊपर निकल पाए। तो थोड़ा वक्त गुजारने के मूड में नजर आता है बाजार, लेकिन ब्रॉड मार्केट आज क्या कह रहा है, थोड़ा खामोशी है कहना चाहिए। ब्रॉड मार्केट से अगर आप देखें करीब करीब 50-50 का संकेत आज हमें मिला है और यहाँ पर 55 का आंकड़ा आप आते हुए देख रहे हैं। तो कल जहाँ हम 70 के बहुत करीब थे, आज 55 पे आ गए हैं, तो जाहिर है कि आज मार्केट ब्रेथ वैसी स्ट्रांग नहीं है और ना ही ब्रॉड मार्केट में ऐसी खरीदारी देखने को मिल रही है जो कल थी। जी हाँ, मूड थोड़ा सा अब नरम पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इस बीच हिंदुस्तान जिंक और ओलंपिक फार्मा, ये 2 कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए, इनफैक्ट ओलंपिक के लिए एक बहुत ही खराब तिमाही रही है। प्रॉफिट, मार्जिन और रेवेन्यू फ्रंट पर हमने देखा दबाव देखने को मिला। एबिटा लेवल पर इनफैक्ट ओलंपिक में 35% की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। वो स्टॉक ऊपरी लेवल से तेजी से नीचे आया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक में भी हमने देखा है मुनाफा जो है वो हमारा पिछले तिमाही से थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। स्टॉक करीब करीब 1 से 1.5% ऊपर, इनफैक्ट कुछ और डिटेल्स आपके लेकर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक की प्रॉफिट पर 81% का उछाल देखने को मिला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इनफैक्ट वायर्स पर डिटेल है और कुछ अलग अलग यूनिट्स में प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की मैनेजमेंट कमेंट्री में प्रॉफिट 1876 करोड़ पर रहा है। हिंदुस्तान जिंक का वो स्टॉक आपके सामने एक्टिव है। हमारे साथ इस बीच लेकिन राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश, इस समय हमने देखा है ऊपरी लेवल से बाजार थोड़ा सा तो अटक रहा है, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर काफी तेजी है और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं सिंटेक्स में लगातार हर रोज खरीदारी होती है। आज फिर देखिए 8% का ओपन इंटरेस्ट में उछाल, कल भी काफी एक्टिव था काउंटर, क्या करेंगे आप? देखिए हर्षिता, ये स्टॉक को हमने डीमर्जर से पहले रिकमेंड किया था और अराउंड 38 रुपीज 20 पैसा के अराउंड हमने तो मुनाफा बुकिंग के लिए अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करा है। 40 रुपीज एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया है तो मेरा ऐसा मानना है मुनाफे को बांध लेना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर्षिता, चाहे ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है बट टेक्निकली कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग के नजरिए से यहाँ पर नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया है या डीमर्जर से पहले लिया है तो मेरा ऐसा मानना है मौजूदा स्तरों पर सिंटेक्स के अंदर मुनाफा बांध लेना चाहिए और सिंटेक्स प्लास्टिक के ऊपर लिस्ट होगा तब होल्ड करना चाहिए।
मेरे ख्याल में सोमवार को सिंटेक्स प्लास्टिक्स की ट्रेड की शुरुआत करेगा, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन साथ ही आज का आउट परफॉर्मेंस का श्रेय इनफैक्ट एक्सिस बैंक को जाता है। एक्सिस बैंक में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या सलाह होगी इस पर? हर्षिता, अच्छी तेजी बनी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये शुरुआत हुई है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके का एक्सिस बैंक का पैटर्न है, एक सेफ पैटर्न लगता है और क्लियरली यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। 575, 580 के लक्ष्य इसी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके। और कैनरा बैंक में बहुत तगड़ी मंदी हो रही है, लेकिन 350 के आसपास के अहम लेवल सुबह कुछ एनालिस्ट बता रहे थे वो होल्ड कर रहा है लगातार। तो क्या यहाँ पर शॉर्ट कवर कर लेंगे या अभी नए शॉर्ट करने का मौका है? देखिए प्रदीप जी, टेक्निकली स्टॉक सेल मोड के अंदर है। जब तक ऊपर में 364 के ऊपर स्टॉक ना निकल जाए, अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं होगा। स्टॉक एक करेक्टिव मोड में आ चुका है और नीचे में 340, 341 तक स्टॉक गिरने का दम रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो तेजी को किसी ने अगर बाय कर रखा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि 350 के सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है तो होल्ड करें। तेजी के अंदर से तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए और कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट पोजीशंस भी बना सकता है। ओके, तो अभी भी बिकवाली की राय कायम है यहाँ पर। जस्ट डायल क्या सलाह होगी, क्या करें? क्योंकि अब देखिए ऊपरी ओपन इंटरेस्ट 7.5% नीचे है और स्टॉक में एक्शन तो है 8% प्लस का। देखिए हर्षिता, आज से पहले बायबैक की न्यूज से पहले स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब था और इस खबर के बाद स्टॉक में काफी शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं और ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है पुलबैक का। पुलबैक में 402, 403 तक स्टॉक जा सकता है। अगर कोई पुलबैक को प्ले करना चाहे तो 368 का स्टॉप लॉस है, 403 का लक्ष्य है, बट ये भी एक रिस्की ट्रेड है। ओके, ये कॉल आपके लिए। स्टील अथॉरिटी पे देखिए आज काफी मंदी हो रही है, गिरावट हालांकि 1.25 से 1.5% के आसपास ही है, लेकिन बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है। क्या कहेंगे राकेश? देखिए प्रदीप जी, टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है और क्लियर कट बाइंग कैंडिडेट है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। नीचे में 61 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है। किसी ने बाय कर रखा है तो 61 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। नई तेजी भी की जा सकती है 61 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 61 के लेवल्स नीचे में तोड़ता है तो बिल्कुल तेजी से निकल जाना चाहिए। इंजीनियर्स इंडिया एक स्टॉक देखिए, यहाँ पे आज तगड़े लॉन्ग बन रहे हैं, क्या लगता है? प्रदीप जी, परफेक्ट तेजी का कैंडिडेट है। इनफैक्ट जितने भी स्टॉक्स में अभी तक बात करी है, एक्सिस बैंक भी हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है और इंजीनियर्स इंडिया भी रिकमेंड किया हुआ है। 4 वीक्स की कंसोलिडेशन से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया है। 150 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इमीडिएट शॉर्ट टर्म इस सीरीज के लक्ष्य 174, 175 के बैठते हैं और एक बार 174, 175 के लेवल स्टॉक ऊपर में तोड़ता है, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो 185 तक के लेवल्स अगर सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। बाय करके चले। हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आ गए हैं और यहाँ पर हमने देखा है करीब 21% का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में, 1% ऊपर है काउंटर। लेकिन अगर कोई आज खरीद के जाता है, आगे कुछ और पॉसिबिलिटी है तेजी आने की? देखिए हर्षिता, नीचे से स्टॉक के अंदर एक तेजी का रुझान बना हुआ है। इनफैक्ट हमने निचले स्तरों पर रिकमेंड किया था और हमारे लक्ष्य 282, 283 के थे, जो कि आज मीट हुए हैं। कोई अगर कैरी करना चाहता है, नीचे से किसी ने ले रखा है तो होल्ड कर सकता है 287, 288 के लक्ष्य के लिए, बट कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, तो नई ट्रेडिंग की पोजीशन से अवॉइड करनी चाहिए। ओके। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक में आज हमने जो पोजीशन बनते हुए देखी है मंदी की नतीजे आने के बाद, हालांकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही थे, लेकिन 4 अंकों में ये गया और उसके बाद वहां पे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल लेवल भी था, काफी तेज बिकवाली आई है। क्या लगता है आपको, लॉन्ग काटेंगे, क्या मंदी भी करेंगे? देखिए प्रदीप जी, मंदी बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी थी 1000 के ऊपर, वो ब्रेकआउट कामयाब नहीं हुआ, तो स्टॉक साइडवेज जोन में जा सकता है। मेरी नजर में इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर बैंकों में कहीं तेजी करनी है तो एक्सिस बैंक, जहां क्लियर कट पैटर्न है, कोई शंका नहीं है, वहां पर तेजी करनी चाहिए। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी काउंटर्स पर। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैस्टेक आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया 10% टूटा था काउंटर, अब और गिरावट आ गई है। मैस्टेक में 14% का नुकसान इस समय दिखा रहा है, तो प्रेशर है इस काउंटर में और बिकवाली बढ़ती हुई। कल आपको याद होगा मेरे ख्याल में एक अपर सर्किट पर जाकर टिका था ये काउंटर, आज 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेंगे एक ब्रेक। आगे हमारे साथ
कुछ और जानकार जुड़ेंगे, उनसे राय लेंगे कि आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार देखिए इस वक्त उसी दायरे में है, कोई खास बदलाव रुझान में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद थोड़ी सी बढ़ी है, वॉल्यूम काफ़ी तगड़े हैं, आज 8.5 लाख करोड़ के आसपास अब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारी नज़र है आज खासतौर पे बैंकों पे, और बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है, लेकिन कैनरा बैंक NPA बढ़ने की वजह से ज़ोर से गिरा भी है। तो ऐसे में NPA से जूझ रहे बैंकों को अपना बोझ कम करना हो तो जो 50 सबसे बड़े NPA हैं उनमें करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ लेना होगा, यानी वो कर्ज उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये सामने आया है क्रिसिल की एक रिपोर्ट में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर सोमशेखर वेमूरी जुड़ रहे हैं। मिस्टर वेमूरी, स्वागत है आपका। ये जो आपका अंदाजा है, केवल 50 अकाउंट में आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का या 2,40,000 करोड़ का राइट ऑफ करना पड़ेगा? हमने 50 बड़े कंपनियों पे एनालिसिस किया था जो तकरीबन 4.3 लाख करोड़ का डेट है उन पे, और 50% बैंकिंग सिस्टम के ग्रॉस NPA है वो इन 50 कंपनियों में है। उसके हिसाब से हमारा ये मानना है कि तकरीबन 60% हेयर कट बैंकों को लेना होगा इन अकाउंट्स में। हालांकि ये भी एक बात जरूर है, 40% तक इन एक्सपोजर्स पे प्रोविजनिंग ऑलरेडी करा हुआ है, तो इंक्रीमेंटली जो है वो 20% प्रोविजन उनको करने का जरूरत होगा। 20% यानी फिर अमाउंट क्या होगा? इवन 3 लाख करोड़ होगा, 80,000 करोड़। 4 लाख करोड़ पे 20% करना पड़ेगा। ओके। इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट में आपने इन हैकर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, और आप कह रहे हैं कि 40% डीप हैकर्स होंगे। जब आप कहते हैं 40% डीप हैकर्स होंगे, ये क्या लार्जली स्टील और इंफ्रा सेक्टर वाली कंपनियां होंगी, और क्या बैंक्स इक्विप्ड है इन डीप हैकर्स के लिए? हमने तो 50 कंपनियां देखी है, उनमें से ज्यादातर कंपनियां जो है मेटल सेक्टर से आई है। मेटल सेक्टर 30% डेट था ये 50 कंपनियों में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से 25% था। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल आपका ये जो अनुमान है कि इतना हेयरकट लेना पड़ेगा, जाहिर है कि इसका कोई क्राइटेरिया रहा होगा। इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स आपने देखे हैं, क्या आपको लगता है कि इतना हेयरकट एक बार ले लिया तो फिर ये अकाउंट वायबल हो जाएंगे? हाँ, तो हमारा ये मानना है कि जो एंटरप्राइज वैल्यू देखते हैं हम, उसके हिसाब से हमने ये अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया है, और हमने ये किया है कि अगले 2-3 साल में थोड़ा स्टेडी स्टेट के हिसाब से जो यूटिलाइजेशन है, प्लांट के यूटिलाइजेशन या PLF पावर सेक्टर में, वो 70 से 75% तक हमने उनको इंक्रीज होगा करके मान के चले हैं, और उस हिसाब से हमने एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA निकाला है। और आज के तारीख में अगर आप हेल्दी कंपनीज की बात करेंगे, उन्हीं सेक्टरों में जिस एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA मल्टीपल के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। ये देखिए, ये आपका कैलकुलेशन तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन करना क्या है यहाँ पे? तो जो पूरा एनालिसिस करने की जरूरत है वो ये है कि किसी कंपनी के ऊपर मान लीजिए 1000 करोड़ का डेट है, 1000 करोड़ का कर्ज है, और उसका मतलब ये हुआ कि इसको करीबन 100 से 120 करोड़ रुपए सालाना ब्याज देना पड़ेगा, और अगर लोन भी रीपे करना है तो 100 करोड़ समझिए और हुआ। तो डेट सर्विसिंग की एक कॉस्ट होती है। पर वो कंपनी अगर इंटरेस्ट के पहले ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा कितना कमा रही है, अगर वो 250 करोड़ कमा ही नहीं रही तो वो 225 करोड़ की डेट सर्विसिंग नहीं कर पाएगी, बैंक को उसके पैसे नहीं लौटा पाएगी। तो क्या इस तरह का ही एनालिसिस आपने करने की कोशिश की है कि कितना कर्ज है जो कि भरा जा सकता है? तो ये बात बराबर है, उसी हिसाब से हमने एनालिसिस किया था कि जो आपका EBITDA बनता है, आज के तारीख में यूटिलाइजेशन बहुत कम है, लेकिन ये रिजॉल्व करने के लिए यू विल सी दैट देयर विल बी चेंज इन मैनेजमेंट
you will see that assets will get transferred to other companies, other healthier companies. एंड उस हिसाब से हमने माना है कि इसमें यूटिलाइजेशन जो है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ेंगी और जो कैश फ्लोज होंगे वो इंप्रूव होंगी, और स्टेडी स्टेट में जो सस्टेनेबल कैश फ्लोज होगा उसके हिसाब से कितना डेट ये सर्विस कर पाती है उसका हमने अनुमान लगाया था। और बाकी जो डेट होगा जो सर्विस नहीं कर पाएंगी वो हेयर कट बैंकों को लेनी पड़ेगी। उस हिसाब से हमारा 60% हेयर कट आता है। और अलग अलग सेक्टर में हमारा अनुमान ये हेयर कट का अलग सा है। पावर सेक्टर में फॉर एग्जांपल हेयर कट 25 to 50% के रेंज में आया था, और मेटल्स और कंस्ट्रक्शन में इट इज इन द रेंज ऑफ 50 to 75%। ओके, तो कितने मामलों में आपने ये अंदाजा लिया है कि वहां पर शायद कोई नए प्रमोटर आए, कोई इसको एक्वायर करे और फिर नई इक्विटी भी इन्फ्यूज होगी? तो अगर ये सब कुछ होता है, ये क्या आपने इसको भी फैक्टर इन कर लिया है, डिस्काउंट कर लिया है, या फिर अगर नई इक्विटी आई, नए प्रमोटर आए, अच्छे वैल्यूएशन मिले तो ये अमाउंट कम भी हो सकता है? हाँ, तो ये इसमें इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच करके लिया था, जिसमें हमने ये माना है कि थोड़े बहुत एसेट्स जो है वो नए मैनेजमेंट के पास भी जा सकती हैं। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि हमें अभी के तारीख में पता नहीं कौन सा एसेट में कौन सा नया मैनेजमेंट आ सकता है, और उनके लिए वो एसेट कितना मायने रखता है, लोकेशनल एडवांटेज, फ्यूल सिक्योरिटी वगैरह। अगर वो एडवांटेजेस होंगी तो वो वैल्यूएशन जो है थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा नया कंपनी आके ये एसेट उठा सकता है। तो इसलिए हमने वो फैक्टर नहीं किया है। सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने ये भी एनालाइज करने की कोशिश की कि अगर इतना मान लीजिए कि बड़ा हेयर कट लिया जाए, तो जैसे आपने कहा कि कुछ तो प्रोविजनिंग है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं 20% तक और जाएगा, तो वो जो नया राइट ऑफ होगा या प्रोविजनिंग होगी उसके बाद बैंक्स को कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही लो है, अपने आप से तो इतनी कमाई हो नहीं रही, तो मार्केट में जाना पड़ेगा या सरकार के पास जाना पड़ेगा, क्या वो अनुमान लगाया आपने? कैपिटल आपकी बात बराबर है। एक चीज है ये जो लॉसेस आएंगी बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, उसका एक रीजन होगा। दूसरा ये भी रीजन है कि बासल 3 का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कैपिटल रेगुलेशन, उसके वजह से भी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रही है। एक फैक्टर है उसमें जो हमको देखना पड़ेगा कि द ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफी कम हो गया है। और दूसरी बात ये भी है कि जो नॉन इक्विटी टियर 1 कैपिटल जो है वो आज आफ्टर आरबीआई हैज चेंज्ड इट्स रेगुलेशंस इन फरवरी, थोड़ा सा जो है वो मार्केट को एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गया है, और बैंकों ने टियर 1 इंस्ट्रूमेंट्स काफी रेज भी किया है। सो कैपिटल रेजिंग, yes, it is going to be a challenge, but it is something given that the growth has come down and appetite for tier 1 instruments has improved, थोड़ा बहुत I think अभी भी हालत ठीक है। मिस्टर वैमूरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बोझ तो होगा, बैंकों पर दबाव आएगा, लेकिन तैयारी यहाँ पर कुछ बैंकों की है, प्रोविजन उनके पास है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, खासकर मेटल्स और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, जहां पर काफी ज्यादा हेयर कट लेना पड़ सकता है बैंकों को। बैंक्स की बात करें तो इस बीच बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यू टर्न आया है और रिकवरी में बहुत मदद कर रहा है बैंक निफ्टी। 88 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एक स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है एक्सिस बैंक का, 4% का उछाल बनता दिखाई दिया है। ये एक लीड कर रहा है आज के उस पुल बैक को, और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग 1% तक का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये दो दिग्गज हैं बैंक्स में जिन्होंने पूरे बैंक निफ्टी को ऊपर खींचा है, और काफी एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इन दोनों काउंटर्स में, और बैंक निफ्टी में क्या एक बेहतर ट्रेड दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जय ठक्कर जुड़ गए हैं, और साथ ही ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, आप दोनों का ही स्वागत है। अग्रवाल साहब, आप बताइए, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में कुछ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तेजी आ रही है। ऑफ कोर्स ये निजी बैंकों की बदौलत है, एक्सिस एचडीएफसी में वो तेजी बन रही है, लेकिन निफ्टी वहीं पर अटका है। 9900 पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या इस समय बैंक निफ्टी में एक तेजी का ट्रेड या फिर निजी बैंकों में तेजी का ट्रेड बेहतर सौदा दिखेगा आपको?
देखिए, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेहतर सौदे इंडिविजुअल बैंक्स में अगर हम फोकस करें तो वहाँ बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोटक के नंबर्स जो आज आए थे उम्मीद के मुताबिक ही थे। एनपीएस थोड़े से डिसअपॉइंट किए क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर आप देखें तो एनआईएम्स 4.4 है कंसोलिडेटेड लेवल्स पे। जो लोन ग्रोथ हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है और 23% के आसपास कंसोलिडेटेड बॉटम लाइन बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अभी गिरावट में कोटक महिंद्रा बैंक पे नज़र रखनी चाहिए। इंडसइंड बैंक के नतीजे अच्छे आए थे। इवन वैल्यूएशन के लिहाज से बात करूं तो डीसीबी बैंक थोड़ा बेहतर स्थिति में पड़ता है। इंडिविजुअली बैंक स्टॉक्स में नज़र रखनी चाहिए। आज एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चौथी तिमाही के नतीजे बेहद खराब आए थे एक्सिस बैंक के। और इवन वैल्यूएशन के लिहाज से मैं बात करूं तो 2.5 टाइम्स अगर FY19 की एडजस्टेड प्राइस टू बुक देता हूं तो मुझे लगता है कि 560-570 एक मैक्सिमम लेवल होता है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो ऑलमोस्ट उन लेवल्स के आसपास आ चुका है, तो वहां से थोड़ा सा दूर रहने की सलाह दूंगा। इस तरीके से हम समझते हैं कि थोड़ा इंडिविजुअल अगर फोकस किया जाए तो बेहतर होगा। एक और बैंक जो इस वक्त हमारे रडार पे है वो आरबीएल बैंक का है, जिसकी पिछले तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। आज भी उनके नतीजे हैं, देखना पड़ेगा। बट जिस तरीके से मैनेजमेंट ने कमेंट्री की थी कि 30% के आसपास की ग्रोथ वो क्वार्टर दर क्वार्टर दिखाने की क्षमता रखते हैं, और जिस तरीके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और गाय बगाए ये न्यूज़ भी आती रहती है कि कुछ एक्विजिशन भी करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छा स्कोप है। ओके, तो आरबीएल बाई है। और क्या है आपकी बाई लिस्ट में? कोटक महिंद्रा बैंक। ये दो बैंक आपकी बाई लिस्ट में है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने एक्सिस पर जो सवाल उठाया, बड़ा सवाल यहाँ पे दरअसल ये बन रहा है कि जब हमने पिछले कई क्वार्टर में लगातार एसेट क्वालिटी रिव्यू किया, इतनी साफ सफाई की, तो उसके बाद अब भी अगर हर क्वार्टर में एनपीएज आने हैं जैसे कि आए हैं कैनरा बैंक के मामले में, तो वो दरअसल आपको एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स और सारे सरकारी बैंकों पर चिंता जरूर खड़ी करते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक दूसरे सेक्टर पर नजर डालने का मौका है और वो है पेंट। कंसाई नैरोलैक के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा, कंपनी की आय दोनों में करीब करीब 11% की बढ़त देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ आप देखिए तो वो भी 10% से ऊपर रही है, तो काफ़ी स्टेबल नज़र आते हैं मार्जिन भी। हमारे साथ कंपनी के एमडी HM भरूका जुड़ रहे हैं। भरूका साहब, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और टॉप लाइन के करीब करीब बराबर है, यानी अगर आप प्राइसिंग के मामले में देखें तो शायद वो स्टेबल रही है या क्या कुछ कम हुई है? नहीं, प्राइसिंग देखिए लास्ट क्वार्टर में, मतलब अगर ईयर क्वार्टर अपन देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर हमारे 5.5 से 6% के करीब इन्फ्लेशन है। तो हमने डेकोरेटिव मार्केट में मार्च में और मई महीने में प्राइस इंक्रीज किए थे। तो जो कॉस्ट इंक्रीज हुई थी वो हमने पास ऑन कर दी डेकोरेटिव में। इंडस्ट्रियल में हम लोग जरूर पूरी कॉस्ट इंक्रीज पास ऑन नहीं कर पाए, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा देख रहे हो कि वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों हमारा अच्छा रहा है, और स्लाइटली वैल्यू ग्रोथ बेटर है, और इंडस्ट्रियल के अंदर में वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ में ज्यादा डिफरेंस है। इतनी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ जब आती है भरूका साहब, तो नॉर्मली थोड़ा तो प्राइस बढ़ाने का मौका होता है। वो प्राइसिंग पावर क्या आपको नहीं नजर आ रही है? क्या वजह देखते हैं? क्या कॉम्पिटिटिव प्रेशर है? देखिए, आई थिंक तो अगर इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसिंग पावर मतलब अच्छा है और हम लोग प्राइस हमको बढ़ाना चाहिए। अगर प्राइस इंक्रीज हमको लग रहा है कि बढ़नी चाहिए, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो हमको बढ़ाना चाहिए। तो हमें लगा कि जितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई थी हमने पास ऑन कर दी। जीएसटी के बाद में जरूर हमारे 3-4% का गैप हुआ है जो निगेटिव रहा है हमारे लिए, फिर भी हमने प्राइस इंक्रीज नहीं की है, इस उम्मीद से कि शायद क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कम हुए हैं उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो वेट एंड वॉच मोड में है हम लोग, बट अभी कोई गुंजाइश नहीं कर रहे हैं हम लोग डेकोरेटिव में प्राइस इंक्रीज करें, बट डेफिनेटली इंडस्ट्रियल में प्राइस इंक्रीज की गुंजाइश है और हम लोग हमारे कस्टमर से उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कमिंग क्वार्टर्स के लिए किस तरह की डिमांड आपको लार्जली दिख रही है आएगी, चाहे आप डेकोरेटिव की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल की? हमारा हमेशा से मानना है कि इंडस्ट्री काफी पॉजिटिव है और हमें डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है। डेकोरेटिव में डेफिनेटली हमें लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल है जिसमें खासकर ऑटो सेगमेंट है वो हम ऐसा मान रहे हैं कि सिंगल डिजिट ग्रोथ की कर्व होएगा। सो गुड मानसून है, मानसून अच्छा है, रूरल मार्केट में काफी पॉजिटिविटी लग रही है, तो हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर अच्छे जाने चाहिए। एक में इंडस्ट्रियल में आपने कहा, ऑटो में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा डिमांड पिकअप आएगा सेकेंड हाफ में?
देखिए डिमांड पिकअप जरूर आएगा क्योंकि जो अंडरलाइन इकोनॉमी है वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन रिलेटिव से अगर हम कंपेयर करें डेकोरेटिव बिजनेस है तो ऑटो बिजनेस डेफिनेटली थोड़ा लो ग्रोथ पे रहेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। फर्स्ट क्वार्टर काफी अच्छा रहा है, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, एवरीथिंग हैज ग्रोन। खाली कमर्शियल व्हीकल और अगर 3 व्हीलर को छोड़ दें तो सारा ऑटो सेक्टर ने ग्रोथ दिखाया है। शुक्रिया भरूका साहब, और उम्मीद करते हैं ये वॉल्यूम ग्रोथ और इसी तरह का परफॉर्मेंस आप निवेशकों को आगे भी देते रहे। कंसाई नेरोलैक, हालांकि आज नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली का शिकार जरूर हुआ है। पेंट सेक्टर पर एक राय लेंगे, लेकिन उससे पहले निफ्टी कॉल्स की बारी आ रही है। आपको बता दें अब तक का सेटअप यही है कि 9,900 पर जाकर बाजार रुक रहा है। 9881 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हमने फियर एंड ग्रीड मीटर भी देखा जहां पर ऊपरी लेवल्स पर अब कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि विदेशी बाजारों से क्या संकेत बन रहे हैं। यूरोप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखेंगे यहाँ पर अमेरिका से भी क्या संकेत है। यूरोप में तो हल्की बढ़त है, आधे % से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है कुछ इंडाइसेस में, और डाउ की शुरुआत थोड़ी सी फ्लैट रहेगी। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर ज्यादा आजकल इंडिकेशन नहीं देता है, ये थोड़ा सा नरम जरूर है। ऐसे में निफ्टी में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, इस पर आते हैं। सचिन आनंद उत्तेकर की राय सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आती हुई, ये कह रहे हैं निफ्टी में आप तेजी ही करके जाए, 9,965 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 9,848 पर। अगली कॉल मनीष शर्मा की ओर से आती हुई जो कि बेचने की है। स्टॉप लॉस 9,940 पे और टारगेट 9,800 के आने की उम्मीद कर रहे हैं ये 2 से 3 दिनों के अंदर। जय ठक्कर हमारे साथ हैं। जय, आपकी कॉल। गुड आफ्टरनून प्रदीप। वेल ओवरऑल ये चीज़ तो देखने में है कि कहीं ना कहीं मार्केट में 99.30 99.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करने को हो रहा है, और 10,000 मार्क प्रदीप एक डेफिनेटली एक राउंड फिगर है। तो वहाँ पे जैसे ही मार्केट निफ्टी ऊपर 9900 के ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत भी टिकने की कोशिश करता है, तो वहाँ से थोड़ा सेलिंग देखने मिलता है। बट मैं ये कहूँगा कि ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट भी है 9800 9815 के आसपास। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 9815 एक बाय रिकमेंड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि फिर से ये रेंज के ऊपर अपर एंड तक जाएगा और इनफैक्ट उसके ऊपर ब्रेकआउट भी देगा। 9970 तक के टारगेट्स बन रहे। सो आई थिंक 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, बट थोड़ा बहुत उससे ज्यादा है, बट ओवरऑल सेटअप तो एज ऑफ नाउ बुलिश ही है। 9970 के टारगेट के लिए तेजी करे। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपकी क्या राय है निफ्टी पर? आफ्टरनून हर्षदा, मैं भी बुलिश ही हूँ। 9830 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 9960 का टारगेट होगा, जो शायद कल या मे बी मंडे को आएगा। ओके, तो निफ्टी पे तेजी की कॉल ज्यादा दिखाई दे रही है, मेजॉरिटी तेजी के पक्ष में है फिलहाल। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और शेयर्स की जहां आज आपके लिए मौके हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं राजेश अग्रवाल, जय ठक्कर और संदीप वागले। इस बीच बाजार पे नजर डालें और देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे अच्छी खरीदारी उभर कर आई है। एलेंबिक फार्मा पिछले कुछ मिनटों के दौरान अच्छी तेजी पकड़ी है, स्टॉक ने थोड़ी खरीदारी जुबिलेंट लाइफ जैसे शेयर में भी आती हुई नजर आ रही है। आज अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जिन शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, हमने एक्सिस बैंक की बात की, इसके अलावा बजाज फाइनेंस नतीजे के बाद अच्छी तेज़ी आज पकड़ी है। इसने करीब 2-2.5 दिन का वॉल्यूम एक साथ दिखाई दे रहा है। लगातार तेज़ी में ये स्टॉक बना हुआ है और अब तो यहाँ पर फंड रेजिंग की भी तैयारी है, लेकिन उससे भी कोई दबाव बनता हो ऐसा नहीं है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों स्टॉक्स राजेश काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुके हैं पिछले 6 से 7 महीने में। दिसंबर के जो लेवल थे वहाँ से बजाज फाइनेंस तो मुझे याद है कि डबल हो चुका है, बजाज फिनसर्व में भी कमोबेश ऐसे ही रिटर्न आए होंगे। क्या कॉल देते हैं आप? देखिए सही कहा आपने, दोनों ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना हो
तो मैं समझता हूँ बजाज फिनसर्व एक बेहतर स्थिति में है, जहाँ की मुझे लगता है एक तो वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है और अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। दूसरे, उनके जो इंश्योरेंस की सब्सिडरीज है दोनों ही अच्छे परफॉर्म कर रही हैं, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि वहाँ निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो इतने सारे इंश्योरेंस के इश्यूज आ रहे हैं उसके बाद एक वैल्यू अनलॉकिंग टाइप की हो जाएगी, तो एक बेंचमार्क हो जाएगा कि किस तरीके से वैल्यूएशन करना है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मेरी कॉल बजाज फिनसर्व की तरह रहेगी। बजाज फिनसर्व, इनफैक्ट इस पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश भी थे प्रदीप। 4,800 का एक टारगेट आया है जो करीब करीब 100 रुपए ऊपर है। कुछ और स्टॉक्स जो इनफैक्ट आज रेडार पर हैं, और राजेश इस पर पहले आप राय दीजिए, फिर एक टेक चेक लेंगे आगे। ये तमाम ये जो ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां बनाती है, आज सुबह में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा है कि भारत नेट का आउटफ्लो जो ऑर्डर्स का रहेगा वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, वो अभी भी साफ नहीं है। लेकिन बाजार ने तो यही सोचा है कि शायद इन निजी कंपनियों के हाथ बड़े बड़े ऑर्डर्स लगेंगे। क्या उस प्ले में अभी भी आपको लग रहा है कुछ वैल्यू है, स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तेजी करनी चाहिए, या फिर अब 19% भागा है, इनफैक्ट कल भी काफी तेजी थी नंबर्स के बल पर, अब लेने चाहिए या नहीं इन काउंटर्स को? देखिए, मैं फंडामेंटली दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे रनअप हो चुके हैं, वैल्यूएशन बहुत ओवरस्ट्रेच नज़र आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गई है कि डेटा नेट की वजह से बहुत सारे नए ऑर्डर्स आएंगे, और इस कारण से एक अच्छा रनअप देख चुका है। मोमेंटम प्ले के वजह लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है जहाँ के लोग अपने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं दोनों ही काउंटर, चाहे वो अक्ष हो या स्टरलाइट हो, दोनों से इस वक्त एटलीस्ट नई निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। ओके। इसके अलावा अगर आज आप देखें जो गिरावट आई है HPCL और MRPL, इन दोनों में वॉल्यूम के नज़रिए से औसत से कहीं ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं। राजेश, क्या ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर जो टर्म्स हैं अब एमलगमेशन के, जहाँ पे ONGC एक्विजिशन कर रही है HPCL का, अब इन दोनों कंपनियों में यानी HP और MRPL के लिए काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी पिछले कुछ दिनों में और लग रहा था कि इनको बड़ा बेनिफिट आएगा, तो क्या अब वो उम्मीद थोड़ी कम हो गई है? जैसे कि हम कह रहे हैं कि HP में कोई ओपन ऑफर नहीं आएगा तो वो अब नेगेटिव हो रहा है और अब निकल जाना चाहिए। देखिए, कोई लंबी अवधि का निवेशक हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि निकलना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी है, कुछ विशेष फर्क पड़ा नहीं है। 51% जो सरकार का था वो ONGC ले रही है, तो ONGC को एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है कि वो दूसरे स्फेयर्स में भी उसकी पहुंच बन रही है, इनडायरेक्टली वो मार्केटिंग और रिफाइनिंग वगैरह में भी जा रही है। बट HPCL के लिए मुझे लगता है नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये जो अभी इस वक्त गिरावट देखी जा रही है, वो आपने सही कहा कि ओपन ऑफर की उम्मीद बंधी हुई थी कि ओपन ऑफर आएगा, इस वजह से पोजीशन बनी हुई थी जो हल्की हो रही है। मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से और 3-4% की गिरावट आने के बाद खरीदारी का मौका बनेगा। ओके। वहीं आप देखिए कैनरा बैंक करीब 5% के आसपास के नुकसान के साथ इस वक्त भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और दूसरे बैंकों पे भी इसका असर पड़ा है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया देख सकते हैं 3% के आसपास गिरा है। हमारे साथ इस चर्चा में अब एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च योगेश मेहता। योगेश, कैनरा बैंक के नतीजे जो आए, हमारा अनुमान था कि 3,000 करोड़ के आसपास नए NPAs हुए थे, वहाँ 5,000 करोड़ के NPA हुए। जब मैनेजमेंट से हमने बात की तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि रेगुलर NPAs 2,200 करोड़ ही हैं और बाकी जो है कुछ बड़े अकाउंट हैं, 4 बड़े अकाउंट हैं। अब ये हर क्वार्टर में हर एक ऐसे बैंक को ऐसे 3-4 अकाउंट मिल जाते हैं और कई क्वार्टर से चल रहा है, तो क्या इसको वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानना चाहिए या ये अब रेगुलर फिनोमिनन है और हम पूरा 5,000 का ही फिगर पकड़ के चले कि भाई नए स्लिपेजेस तो बढ़ गए हैं, आपके घटे नहीं हैं? हाँ, देखिए, एक तरह से देखें तो एनालिसिस में तो सही बैठता है कि जो नए NPA टर्नअप हो रहे हैं, जो 4 अकाउंट या 5 अकाउंट उन्होंने नए आइडेंटिफाई किए हैं, तो ऑनगोइंग स्लोली ग्रेजुअली वो लोग नए वहाँ पे अकाउंट्स नए उभरते चले आ रहे हैं जो अब तक के लिए प्रोविजन में नहीं आए हैं। तो ये सब देखते हुए जो उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी 10% के हिसाब से YOY थोड़ा इंक्रीमेंटल दिखाया है, बट अदरवाइज देखेंगे तो NPAs जो है 10.5% के आसपास है, तो वो काफ़ी हायर स्तर पे है और ऐसा कोई गारंटी या अश्योरेंस नहीं है कि नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के बाद वापस कोई और नया पाइलअप नहीं हो जाएगा।
तो वो हिसाब से देखें तो थोड़ा और भी इसके निवेश करने से पहले और भी एनालिसिस करना जरूरी है और 1-2 क्वार्टर के लिए, क्योंकि कंपनीज जो भी PSU बैंक है सारी अभी लेस देन 1 और अराउंड 1 टाइम प्राइस टू बुक चल रही है। तो थोड़ा कॉशियस मोड रहना थोड़ा बेटर रहेगा यहाँ से, और डाउनवर्ड फॉल के लिए बाद ही इसमें एक्यूमुलेट करे वो बेटर रहेगा। तो थोड़ा कॉशन आप बरतें, और शायद ये सिलसिला कुछ और सरकारी बैंकों में भी आ सकता है, इसका डर तो है ही। इसीलिए हमने देखा है PSU बैंक इंडेक्स आज फिर से काफी हल्का हुआ है। लेकिन कुछ काउंटर्स जो इस समय थोड़े से एक्टिव होना शुरू हो रहे हैं फिर से दोपहर के ट्रेड में, उस पर नजर डाल लेते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर में नेशनल लेवल से एक अच्छी खरीदारी आती दिखाई दे रही है। काउंटर अब करीब 3.5% ऊपर है। मैग्मा फिनकॉर्प में भी कुछ मिनटों पहले तेजी बनी है। पागले साहब, दोनों में से एक अगर कोई ट्रेड इस समय बन रहा है तो बताइए। हर्षदा, मैं समझता हूँ कि फोर्टिस तो एक बाउंस बैक मूव है जो मैं प्ले बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है ऊपर में वापस बिकवाली आएगी। मैग्मा में भी मुझे उतनी स्ट्रेंथ लग नहीं रही है, तो मैं अवॉइड करूंगा दोनों। ओके, फिलहाल यहाँ पर अवॉइड का कॉल आता हुआ। इसके अलावा अगर आज हम देखें जहाँ पर पोजीशंस थोड़ी बन रही हैं मंदी की तरफ, वो मेटल स्टॉक्स हैं जो दरअसल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे थे। जय, ये बताइए क्या एक बार मुनाफा वसूल करेंगे आप टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे शेयरों से, या फिर क्या एक मंदी का भी मौका देखते हैं? इनफैक्ट इवन सेल हम देख रहे थे वायदा कारोबार में, काफी तगड़े शॉट बने हैं इसमें। बिल्कुल प्रदीप, अगर आप देखें तो खास कर ये सारे मेटल स्टॉक्स में सेल को छोड़कर सेल हो के हिंदुस्तान जिंक को इनफैक्ट जब मैं लीडर्स को देख रहा हूँ, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, ये सारे में खास कुछ ऐसा करेक्शन आया नहीं है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिला है और वो कंसोलिडेशन से फिर से एक अपमूव देखने मिलता है। पर आज जो हिसाब से थोड़ा रिवर्सल देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक शॉर्ट करने की एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इस लेवल्स पे। आई थिंक द बेस्ट शॉट अमंग ऑल ऑफ दिस जो भी आप डिस्कस कर रहे थे उसमें से आई थिंक टाटा स्टील है। टाटा स्टील में यहाँ से लगभग आई थिंक 4 to 5% का मिनिमम करेक्शन आ सकता है, और जो हिसाब से पोजीशंस भी बन रही है जैसे आपने भी बताया शॉर्ट साइड पर, तो आई थिंक येस दिस इज वन स्टॉक जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी मैच काफी कर रहा है, तो आई थिंक ये शॉर्ट करके यहाँ से जा सकते हैं। तो बिकवाली शायद की जा सकती है। कल काफी तेजी में थे काउंटर्स और आज यहाँ पर सीधा बिकवाली ही हावी हो रही है। टेक्नोलॉजी में मैस्टेक कल एक आउट परफॉर्म कर रहा था, आज इसमें 13% की गिरावट दिखी और नेशनल लेवल से देखिए 6% का एक पुल बैक आया है। मैस्टेक आपकी स्क्रीन पर हाजिर करेंगे, बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। अब सिर्फ 6% ही नीचे, जहां पर 13-14% टूटा था कुछ मिनटों पहले ही हमारी नजर गई थी इस काउंटर पर। इसके अलावा NIIT टेक्नोलॉजीज पर फोकस करते क्योंकि इसने आज अपने नतीजे पेश किए और थोड़ी सी कमजोर तिमाही दिख रही है। मुनाफा 49% घटा है, जबकि आय में 5% की कमजोरी देखने को मिली है। अब क्या फैक्टर्स रहे हैं इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के पीछे, हमारे साथ कंपनी के CEO और जॉइंट MD अरविंद ठाकुर जुड़ गए हैं। ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। प्रेशर तो है, इनफैक्ट प्रॉफिट 51 करोड़ पर, रेवेन्यू ग्रोथ और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, अगर उसका भी अंदाजा हमें दे सके। हाँ जी, अगर आप हमारे इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर हमें एक वन टाइम रेवेन्यू बेनिफिट मिला था जो हमने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट करा था एक गवर्नमेंट क्लाइंट के साथ, और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें रेवेन्यू मिला था। तो अगर हम बिजनेस एज यूजुअल कंपेयर करें तो इस क्वार्टर हमारी सीक्वेंशियल ग्रोथ ऑन अ कांस्टेंट करेंसी बेसिस 1.4% रही है, और हमारी जो मार्जिन है वो 15.6% है, जो 195 बेसिस पॉइंट्स पिछले क्वार्टर से गिरी है। और इसका कारण ये है कि वेज हाइक्स हमने इस क्वार्टर दिए हैं, और इस क्वार्टर कुछ करेंसी का एडवर्स इम्पैक्ट भी हुआ है, और ये दो वजह हैं जिसके कारण हमारी मार्जिन भी गिरी है। तो ये क्या सिर्फ पहली तिमाही की का असर रहेगा जो सीजनैलिटी फैक्टर हम कहते हैं, या फिर आगे जाकर इसका दबाव जो है वो परसिस्ट करेगा? अमेरिका में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका स्पेशली? आपने बिल्कुल सही कहा, ये सीजनैलिटी फैक्टर है। हमारे फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्मली रेवेन्यूज़ कम होती हैं क्योंकि एक हमारा जो बिज़नेस है वो जो GIS बिज़नेस करते हैं
उसमें सीजनैलिटी होती है, जिसमें रेवेन्यूज़ क्वार्टर 4 में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्वार्टर 1 में सबसे कम होते हैं। तो डिस्पाइट फॉल इन GIS रेवेन्यूज़ एंड ओवरऑल डोमेस्टिक रेवेन्यू, हमने देखा है कि इस क्वार्टर हमारी कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ हुई है। नॉर्मली हर साल फर्स्ट क्वार्टर में हमारी डिक्लाइन होती है इसकी वजह से, तो ये सीजनल है और अगले क्वार्टर हमारी ग्रोथ इससे भी अच्छी होगी और मार्जिन्स और भी एक्सपैंड होंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ठाकुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बारी है BTST या STBT जानने की, और पहली कॉल यहां पर आ रही है तेजी की तरफ। महानगर गैस में स्टॉप लॉस 975, टारगेट 1010 के। श्रीकांत चौहान की ओर से आई है ये कॉल, और श्रीकांत की दूसरी कॉल है LNT पे, जहां तेजी करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस 1180 पे लगाएंगे और टारगेट 1210 के उन्हें नजर आते हैं। वहीं स्वाति होतकर की राय अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्वाति कह रही है सीमेंस में खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 1340 का रहेगा, टारगेट 1410 का। और एक्सिस बैंक में भी तेजी का एक कॉल है, 560 का टारगेट इन्होंने दिया है, 530 पर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। जय ठक्कर हमारे साथ है। जय, बताइए आपके क्या ट्रेड्स होंगे? वेल अर्शदा, दोनों ही बाय रिकमेंडेशन है, BTST है। फर्स्ट एक बाय रिकमेंडेशन है डॉक्टर रेड्डीज में। इनफैक्ट कल सारे ही फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने मिला था। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत एक मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, बट जो हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने मिला था डॉक्टर रेड्डीज में, आई थिंक यहाँ पर एक बाय पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर लगभग 2800 तक के टारगेट्स बनकर आ रहे हैं BTST के नजरिए से। ऑन द लोअर साइड आई थिंक 2720 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो रिस्क की ओर भी फेवरेबल है। एंड सेकंड बाय रिकमेंडेशन है हर्षदा PFC पर। PFC में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने मिली है। इसके पहले का जो प्रीवियस फॉल था, क्लियरली 5 वेव डिक्लाइनिंग फॉल था, उसका पूरा रिट्रेसमेंट हो रहा है। आई थिंक अराउंड 135-136 तक के लेवल्स पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ BTST आई थिंक अराउंड 131 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस रहेगा 125 का। ओके, वागले साहब आप क्या कह रहे हैं आज? प्रदीप, मेरे दोनों ही BTST होंगे। पहला होगा HDFC बैंक, जो बाय करके चले, स्टॉप लॉस 1697, टारगेट 1728। और दूसरा होगा इंजीनियर्स इंडिया, जो बाय करके चले 160 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 174। ओके, देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज जाते जाते लोग खरीदारी कर रहे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, राजेश, ये स्टॉक तेजी में दिख रहा है। 230 वाला शेयर 150 के नीचे आया, वहां से अब खरीदारी फाइनली बन रही है। क्या लगता है आपको, जो सारे निराशा थी कि डील भी नहीं हो पाई, फिर सुनने में आया कि प्रमोटर्स को कुछ आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, इनकी होल्डिंग कंपनी की रेटिंग घटा दी गई, सब कुछ देखने के बाद भी 150 पे बाई बनता है ये? देखिए 150 पे मैं एक बाई लेना चाहूँगा इसमें, क्योंकि अगर आप देखें तो सही कहा आपने, 225-30 जाकर के स्टॉक नीचे गिरा, 150 रुपये तक आ गया। जो न्यूज़ फ्लो थी वो सबको पता है, लेकिन जहाँ तक कंपनी की परफॉर्मेंस की बात है, अगर आप देखें तो 4000 के ऊपर के बेड हैं, 40 लोकेशन पे ये काम करते हैं। SRL की अपनी एक वैल्यूएशन है जो इस कंपनी में इनबिल्ट है, उसके डीमर्जर पर उसकी वैल्यूएशन अनलॉकिंग होगी। और सबसे बड़ी बात कि हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसके कई कारण हैं, एक तो मेडिक्लेम को बढ़ावा मिल रहा है, दूसरे जो निकटवर्ती देशों से जैसे बांग्लादेश वगैरह से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण इस सेक्टर में बहुत अच्छी रुझान बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ फोर्टिस पे एक एक्सपोजर लिया जा सकता है इन लेवल्स पे। ओके, तो कुछ एक्सपोजर आप ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप याद रखिए काफ़ी वॉलिटिलिटी भी देखने को मिली है। कुछ काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे कल नतीजों के लिहाज से, उस पर फोकस करते हैं। अब अशोक लेलैंड, जहाँ पर हमारा अनुमान है कि मुनाफे पर तो दबाव देखने को मिलेगा, 32% मुनाफा घट सकता है, ये हमारा पोल कह रहा है। 162 करोड़ के आसपास वो आंकड़ा देखा जाएगा। मार्जिन भी 9% पर रहेंगे और इनकम पर भी दबाव देखने को मिलेगा। तो लास्टली एक कमजोर क्वार्टर रहेगा अशोक लेलैंड के लिए। हालांकि स्टॉक में 100 के ऊपर निकलने के बाद काफी एक्टिविटी बनी है और होल्ड कर रहा है उन लेवल्स को सरप्राइजिंगली। योगेश, इन कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पर आपकी क्या राय रहेगी? अशोक लेलैंड ऑफ कोर्स कल शायद नंबर्स के बल पर थोड़ा नरम पड़े अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस आती है, लेकिन क्या टाइम है इन काउंटर्स में खरीदारी करने का?
हाँ, देखिए अशोक लेलैंड पर्टिकुलरली जो नंबर्स उन्होंने जो पोस्ट जीएसटी के चलते हमने सोचा था कि कम आएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली जून महीने के आंकड़े थोड़े अच्छे हैं और कमर्शियल व्हीकल जो है वो पिकअप कर रहा है। जो बस सेगमेंट है उनका उन्होंने लॉस मेकिंग जो यूनिट है तो वहाँ पे उनका मार्केट शेयर उन्होंने कम कर दिया, तो फोकस जो सारा है वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा कर रहे हैं। तो 37% जो बस में उनका शेयर था वो 34% के करीब आ गया है। और सेकेंडली जो मर्जिंग ऑफ उनके जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थे सब्सिडरी कंपनीज उनको भी उन्होंने मर्ज कर दिया है अपने अंदर। तो ये सब दारोमदार देखते हुए EV टू EBITDA बेसिस पे देखेंगे तो अशोक लेलैंड में अगर कोई गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे FY19 के बेसिस पे साल भर के इन्वेस्टमेंट से तो यहाँ से अपसाइड हो सकती है 125-127 के करीब का टारगेट बन सकता है। तो 20-25% के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के हिसाब से अगर करेक्शन आता है तो 100-105 के बीच में ये बाय बनता है। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल अशोक लेलैंड पे। वहीं DHFL और ये एक काफ़ी शानदार परफॉर्मर रहा है। अब जो इसके अनुमान आ रहे हैं उसके मुताबिक करीब 20-21% से NII और करीब 24% से मुनाफा बढ़ सकता है। राजेश, DHFL पे क्या कॉल है आपकी? देखिए, होल्ड की कॉल रहेगी। नए निवेश इस वक्त नहीं कह रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा रनअप देख चुका है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, न केवल इस कंपनी के बल्कि इस सेक्टर से जुड़ी अन्य कंपनियों के भी। इस बात के मद्देनज़र कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सरकार का रवैया है या जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स में मूवमेंट देख रहे हैं उन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें लगता है कि रियल्टी में अगर कोई को प्रॉक्सी प्ले करना हो, क्योंकि रियल्टी एक बहुत ही रिस्की प्ले हो जाता है कई मुद्दों के कारण से, तो उसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक्सपोजर लिया जा सकता है। इस वजह से हम रिकमेंड कर रहे हैं इस सेक्टर में एक्सपोजर की। फॉर एग्जाम्पल LIC हमें अच्छा लग रहा है, GIC हाउसिंग अच्छा लग रहा है, इवन PNB हाउसिंग हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, तो शायद इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिखाई देगी। इंडियन बैंक भी अपने नंबर्स पोस्ट करेगा। स्टॉक इनफैक्ट आपके लिए हाजिर करते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक्शन तो था, खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी। हमारा अनुमान है कि मुनाफा 34% से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और ब्याज से आय में 8% की बढ़त देखने को मिलेगी आज, क्योंकि PSU बैंक्स वैसे दबाव में हैं। जाते जाते क्या कुछ ट्रेड लेंगे इंडियन बैंक में? थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है यहाँ पर वागले साहब। हल्का सा पॉजिटिव हर्षदा मैं कहूंगा, इतना एक्साइटेड नहीं हूं। जब तक ये 336 ब्रेक नहीं करता है उसके बाद ही मोमेंटम आना चाहिए, फिर शायद 345 348 तक की मूव की बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। अवॉइड की राय फिलहाल यहाँ पर आ रही है। लेकिन आप देखिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आज एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। श्री रेणुका में करीब 10-11% का उछाल देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो खबरें चल रही हैं कि सारी राज्य सरकारों से ये कहा जा रहा है कि वो केंद्र का फॉर्मूला माने, शुगर केन के दाम घटाएं। क्या वाकई राजेश आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा और ये जो तेज़ी दिख रही है ये टिकेगी? देखिए, शुगर केन के प्राइस घटाने का जो मामला है वो मुझे उतना जल्दबाजी में सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये मुमकिन होना थोड़ी सी दिक्कत की बात है। लेकिन आज जो तेज़ी दिखने को मिल रही है वो इस वक्त वजह का है, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक हो गई है, दूसरे त्योहारी सीज़न आ रहा है, तीसरे आज सुबह NCDEX में जो शुगर के भाव में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, उसके बाद ही हमने देखा कि शुगर स्टॉक में तेज़ी स्पेल होती हुई नज़र आई। किसी को एक्सपोजर लेना हो, मैं समझता हूँ बलरामपुर चीनी एक बेहतर बेट साबित हो सकता है जहाँ पर लिया जा सकता है एक्सपोजर, या फिर EID पैरी में ध्यान देना चाहिए। ओके, EID पैरी जैसे ट्रेड्स पर ध्यान दें। चीनी इनफैक्ट 3-4% की बढ़त पर NCDEX पर ट्रेड करती हुई दिखाई दी है, वही ट्रिगर आया आज की इस तेजी का। मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी शूज और इनफैक्ट बाटा इंडिया भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा 7-8% का उछाल देखने को मिला है। जय, बताइए, अगर आज किसी ने फायदा कमाया है इन काउंटर्स में, क्या वो बुक कर ले या फिर कैरी करें? वेल हर्षद, आई थिंक इसमें तो पोजीशंस अभी भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। बाटा में ओवरऑल काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है लास्ट 2 दिनों में। एक अच्छी रिकवरी राइट फ्रॉम इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पर से अच्छा सपोर्ट लिया ये स्टॉक ने, और जो हिसाब से इसकी प्रीवियस मूव हर्षद क्लियरली इंपल्सिव मूव थी डेली चार्ट्स पर, आई थिंक काफी बड़ा अपसाइड यहाँ से देखने मिल सकता है बाटा में, एटलीस्ट
तो शॉर्ट टर्म तो मुझे लग रहा है कि लगभग 600-605 तक के लेवल्स बनकर आ रहे हैं, बट पोजिशनली फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक 700 के ऊपर तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आई थिंक फॉर दैट नीचे की तरफ 524-25 के अच्छे सपोर्ट जोन बन चुके हैं। जब तक वो लेवल्स नहीं ब्रेक करते पोजिशनली फॉर द मीडियम टर्म पब्लिक पीपल कैन होल्ड दिस स्टॉक, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हर्षदा करीबन 555 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता 600-605 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बाटा, और ये सारे ही स्टॉक्स में आई थिंक बाटा का चार्ट पैटर्न सबसे बढ़िया है। श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में हमने देखा एक अच्छी तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। हफ्ते दर हफ्ते आप देखेंगे 16-17% की तेजी बनी है। क्या सलाह होगी? और योगेश, क्या आप स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं यानी ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कुछ तो ट्रैक्शन निचले लेवल्स पर आया और स्टॉक एक अच्छा बिल्डअप दिखा चुका है। यहाँ से आगे कितने चांसेस है कि ये रिटर्न दिलाएगा और वो क्या फैक्टर होगा जिसके बल पर ये काउंटर अब आगे और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएगा? देखिए, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे कवरेज में नहीं है, बट रिसेंटली उन्होंने भी जिस तरह अदर फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी कंपनीज ने एनसीडी रूट से जो लो कॉस्ट वाले जो फंड रेज करने के लिए लोएस्ट पॉसिबल रूट है वहां से ले रहे, तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल बी लेसर, तो शायद मार्जिन इंप्रूवमेंट के चलते यहाँ से थोड़ा और बेटर एनआईएम्स हो सकते हैं। तो ये एक जो उन्होंने पॉजिटिव स्टेप लिया है, बट अदरवाइज ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये हमारे कवरेज में नहीं है। राजेश, आपके रेडार पर है? हर्षदा, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज के कारण से मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, फिलहाल यहाँ पर आप देखिए स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी तो दिखाई दी है। HIL एक और कंपनी है हैदराबाद इंडस्ट्रीज जिसका नाम हुआ करता था, 8% ऊपर, लेकिन वॉल्यूम देखिए 1.5 हफ्ते के वॉल्यूम एक दिन में होते हुए नज़र आ रहे हैं। राजेश, इस पर है आपकी नज़र? देखिए, एस्बेस्टस बनाती हुई कंपनी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग की कावियात चल रही है, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि उस वजह से कोई अपमूव आया होगा। इवन वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर देखेंगे तो 5-6 के पी पे ये सब स्टॉक ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई बॉटम फिशिंग चल रही हो। फेयर इनफ, तेजी तो हुई है यहाँ पर, लेकिन इस काउंटर में ITI इनफैक्ट आज काफ़ी तेज़ी में है। वो पहले भी हम बात कर रहे थे भारत नेट 2 के चलते यहाँ पर भी उम्मीद है कि ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक ट्रिगर फैक्टर रह सकता है। लेकिन टीटागढ़ वैगन्स और टेक्स रेल दोनों में सुबह में जो तेजी थी वो अब भी होल्ड आउट कर रहे हैं काउंटर्स। क्या सलाह होगी वागले साहब? टीटागढ़ वैगन्स फिर तेजी पकड़ रहा है 121 पर, मोमेंटम जारी रहेगा या नहीं? हर्षदा, दोनों में व्यू पॉजिटिव है। बिटवीन द टू आई थिंक दोनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। टीटागढ़ वैगन मैं समझता हूँ वॉल्यूम्स ब्रेकआउट है, ये लेवल पे 121-122 के आसपास लिया भी जा सकता है, और मेरा स्टॉप लॉस होगा लगभग 115, और मैं समझता हूँ 130-132 तक की अपसाइड हम ट्रेडिंग 3-4 दिन में देख सकते हैं। ओके, फिलहाल हम आ चुके हैं आखिरी मिनटों में, बाजार बंद होने ही वाला है। निफ्टी 9870 के आसपास 28 पॉइंट नीचे, मिड कैप 60 पॉइंट घटकर, और सेंसेक्स भी करीबन 50 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी में। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 24,200 के ऊपर, तो ये वो इंडेक्स है जो लगातार मजबूत बना हुआ है। आज हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक में मुनाफा वसूली हुई, कैनरा बैंक गिरा, उसके पीछे दूसरे सरकारी बैंक भी गिरे, लेकिन एक्सिस ने खींचा है, थामा है बाजार को और वो ऊपर लेकर जाते हुए। लेकिन इस बीच 10 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार हो चुका है बाजार में, और ये पूरा का पूरा FNO में दरअसल वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत ही तगड़े वॉल्यूम हुए आज, क्योंकि कैश में तो आप देखिए 30,000 करोड़ के आसपास रेगुलर वॉल्यूम है, लेकिन वायदा कारोबार के वॉल्यूम का असर है। जी हाँ प्रदीप, और आप इनफैक्ट एक्सिस बैंक की बात कर रहे थे, साथ ही HDFC बैंक को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी कंट्रीब्यूशन, करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिली, 20-21 रुपये ऊपर वो काउंटर। सेकेंड हाफ में ये तेजी आई है। ONGC के लिए आज ऑफ कोर्स रिलीफ रैली आई, क्योंकि इनको HPCL के एक्विजिशन में ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा, तो पैसे उतने नहीं खर्च होंगे, ऐसा बाजार ने एक पॉजिटिव समझा है। HPCL ऑफ कोर्स टैंक करता हुआ 4% टूटा है। वही ग्राउस है कि ओपन ऑफर नहीं आ रहा है। एक खबर और देखिए दो अलग अलग इम्पैक्ट। M&M में हमने देखा बाजार बंद होते होते कुछ पुल अप देखने को मिला, करीब 1%
की तेजी देखी गई है। स्मार्ट लिंक जैसे काउंटर्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर्स, इनमें तेजी रही आज दिन भर। ITI की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। ग्रेफाइट इंडिया के लिए 13% का उछाल आज के सत्र में और वॉल्यूम पिकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ग्रेफाइट में 10 डे एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले। शुगर कंपनियों में हमने देखा अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा जो शू मैन्युफैक्चरर्स है या फिर लेदर वाली कंपनियां हैं, मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी स्टॉक्स, इनमें कुछ ट्रैक्शन ज़रूर बनता दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर 9900 का जो अड़चन है वो अब जारी रही, उसके पार हम नहीं निकल पाए हैं, वहां पर टिक नहीं पाए हैं। 9870 पर दिन की समाप्ति देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन एक बार फिर निफ्टी बैंक में खरीदारी रही और ये लगभग 67 अंकों की बढ़त पर ही जाकर टिका है इंडेक्स 24,220 के लेवल्स पर। पागले साहब 9870 पर दिन की समाप्ति, बताइए कल की क्या तैयारी होगी? आखिरी ट्रेडिंग सेशन कल है इस हफ्ते का, कुछ उछाल की उम्मीद या फिर यही साइडवेज मूवमेंट रहेगा? हर्षद, साइडवेज मूवमेंट बट विद अ पॉजिटिव बायस, मैं ऐसे कहूंगा। मुझे वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब ऊपर में सस्टेन नहीं हो रहा है। तो अब अगर रेंज की बात करें तो 9820, 9830 ऑन द डाउन साइड, 9950, 9960 ऑन द अप साइड। शायद हम 10,000 कल के कल टेस्ट ना करें, शायद अगले हफ्ते में हो जाए या उसके बाद हो जाए। लेकिन ऐसा वीकनेस नहीं है कि 9800 ब्रेक करके हम 100-200 पॉइंट निफ्टी में नीचे जाएंगे। ये मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं है और मुझे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ दिखती है। ओवरऑल बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके लेकिन राजेश, आज देखिए आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग के बीच एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्या उम्मीद है RIL से? देखिए, उम्मीद तो हमें लगता है कि थोड़ा दबाव में रहेंगे इस तिमाही के नतीजे, खास करके रिफाइनिंग साइड से। GRMs हमारा अनुमान है $11 के आसपास आएगा। पेटकैम थोड़ा सा संभालता हुआ नज़र आएगा। जो हमारा ध्यान रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में जियो की तरफ से क्या नए अनाउंसमेंट आते हैं या जो उनके एक्सपेंशन है उनकी तरफ से क्या अनाउंसमेंट आते हैं। ये हुई शॉर्ट टर्म की व्यू, जो कि आज मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आएंगे और कल सुबेरे मार्केट कैसे खुलेगा। बट लंबी अवधि के लिए हम अभी भी बुलिश हैं, बावजूद इसके कि इतना अच्छे रन अप ये स्टॉक दिख चुका है। हमें ये अनुमान है कि आगे आने वाले दिनों में एक तो जियो से बहुत अच्छा एडिशन होगा, दूसरे इनके जो एक्सपेंशन है वो आने वाले 2 साल में पूरे हो जाएंगे और वहाँ से बहुत अच्छे नंबर्स आने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ए ग्रुप की कंपनी इतनी बड़ी अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहने चाहिए। ये इनफैक्ट डिसाइड करेगा कि क्या हम 9900 के ऊपर समाप्ति दिखा पाते हैं या नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स कल रेडार पर रहेगा। आज शाम को आएंगे नतीजे बाजार बंद होने के बाद। और हम आपको बता दें, जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये TV 18 का हिस्सा है और TV 18 और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजेश, जय, योगेश मेहता और संदीप वागले हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड पर। तो उठापटक के बीच हल्की गिरावट पर दिन की समाप्ति हुई है, लेकिन देख लेते हैं ऐसे दिन फिर स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा। नीरज और हेमंत के बीच मुकाबला और देखिए एक बार फिर हेमंत ने काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। 4.72% के रिटर्न्स हेमंत के हाथ आते हुए नीरज ने 1.5% की कमाई की है। कौन से स्टॉक्स थे हेमंत की टीम में? त्रिवेणी इंजीनियरिंग 7% भागा, एस्टिक लाइफ साइंसेज में भी 7% तक की तेजी, TVZ भी उसी तरह की रफ्तार पकड़ता हुआ और सिंभावली चीनी भी इस टीम में शामिल। नीरज की टीम में एक सेल कॉल था माइंड ट्री, जिसका फायदा इनको मिला। ITI, स्मार्ट लिंक, फिनोलेक्स केबल्स दूसरे तेजी वाले खिलाड़ी। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार।